हे गाइस, दिस इज प्रियरंजन और आप देख रहे हैं फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। आज का जो वीडियो है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ पे डिपेंड है। हम लोग गॉस लॉ का प्रूफ देखेंगे और वो भी दो मेथड से, एक सिंपल मेथड जो बोर्ड में भी यूज होता है और एक ऑथेंटिक मेथड जो कहीं भी यूज कर सकते हो, बोर्ड कहीं भी। सो हम लोग देखेंगे पहले सिंपल वाला मेथड। ठीक, तो सबसे पहले गॉस लॉ हमने पिछले वीडियो में देख रखा है कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, गॉस लॉ का टोटल मीनिंग हमने समझा है ना इसमें। तो फिर हम एक बार लिख लेते हैं कि गॉस लॉ का स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या होता है। गॉस लॉ कहता है कि नेट फ्लक्स, तो फ्लक्स नेट है ना, उसको लिखने का तरीका होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। ई डॉट डी ए का जो क्लोज इंटीग्रल है वो होगा जो अंदर चार्ज बंद है, इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। अगर हमें प्रूफ करना है ना, अगर प्रूफ करना है तो क्या करते हैं हम लोग, सदियों से यही कहानी आ रहा है कि एलएचएस से चले आरएचएस आ गया तो प्रूफ हो गया, या फिर आरएचएस से चले एलएचएस आ गया तो प्रूफ हो गया, या फिर दोनों साइड से चलो और बीच में कहीं इक्वल कर दो तो प्रूफ हो जाएगा। हम लोग पर चलेंगे एलएचएस से और प्रूफ करेंगे, लाएंगे आरएचएस वाला टर्म और हम लोग कहेंगे कि हेंस गॉस लॉ इज ट्रू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग करेंगे क्या, एलएचएस लेंगे। ठीक, इसका एलएचएस है ई डॉट डी ए, है ना। अब आते हैं, इसको लिख लिए, अब आते हैं थोड़ा सा यहाँ पे जो फिगर दे रखा है उसके बारे में करते हैं। एक स्फीयर बनाया गया, जो स्फीयर तो 3D फिगर है, होता है प्लेन में बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने एक सर्कल जैसे स्फीयर बनाया है और स्फीयर के छोटा सा पोर्शन, जैसे मैं कहूँ तरबूज लेने जाते हो तो अंदर लाल है, पीला है, खराब है, अच्छा है, उसको देखने के लिए छोटा सा कट लगाते हैं और उसको खींच के देखते हैं, अच्छा अंदर है, अच्छा है ना। तो छोटा सा कट वाला छोटा सा एरिया है हमारा, ध्यान से देखो। और एक छोटा सा एरिया, तो इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन की अगर बात पूछी जाए तुमसे तो तुम कहोगे सर परपेंडिकुलर होगा और वो भी आउटवर्ड होगा। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। इस स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा गया है, यही इनक्लोज चार्ज है। बाद बाकी बाहर क्या चार्ज है उससे माने मतलब नहीं है, उसके सेंटर पे चार्ज क्यू रखा गया। अब इस सेंटर पे रखे चार्ज से हर एक डायरेक्शन में फील्ड निकलेगा, है ना, फील्ड निकलेगा, फील्ड लाइंस निकलेगा। तो ये फील्ड लाइन से एक ऐसा फील्ड लाइन जाते जाते यहां पर आ गया, है ना। तो हमने देखा कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच का एंगल थीटा 0 डिग्री हो रहा है। थीटा क्या होता है, 0 डिग्री। ओके, तो ये तुम्हारा कंप्लीट एक स्फीयर था। इस स्फीयर का हम लोग रेडियस मान लेते हैं r, स्मॉल r है रेडियस मान लिए, और इसके सेंटर पे चार्ज q रखा गया है। ठीक, अब हमें प्रूफ करना है कि E डॉट डी ए का वैल्यू Q इंक्लूज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। हमने कहा ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप को करने के पहले कुछ बातें आपको पहले से पता होना चाहिए कि A डॉट डी का फॉर्मूला जो होता है ए बी कॉस थीटा होता है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो E डॉट डी ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग लिखेंगे E डी ए कॉस थीटा, और थीटा हमारे पास कितना है, 0 डिग्री, है ना। नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला मैंने लिखा के क्यू बाई आर स्क्वायर, जो पहले से पता होना चाहिए। के को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे ही लिखेंगे। ई का वैल्यू आ गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू डी ए, और एक कॉस 0 डिग्री का वैल्यू तो आपको पता ही है 1 होता है। ओके, नेक्स्ट ध्यान से देखो, क्यू चार्ज, तुम स्फीयर में कहीं भी घूम जाओ, क्या चार्ज वेरिएबल है, नहीं, चार्ज हमारा कांस्टेंट है। ओके, 4 कांस्टेंट होता है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। अच्छा, ये छोटा सा एरिया लिया गया है, यहाँ पे कहीं भी घूम जाओ, क्या एरिया, क्या रेडियस बदलेगा। अब कुछ लोगों का कहना है कि क्या बात करते हो सर, क्यों नहीं बदलेगा। अब यहाँ पे एरिया लिए हो ऐसे, और यहाँ पे दोनों का रेडियस तो डिफरेंट है। मैंने बोला एक 3D फिगर है, एक स्फीयर है, तुम जो देख रहे हो ऐसा कुछ है नहीं है, जो दिखता है वो नहीं है, है नहीं। देखो जैसे स्फीयर है, इस स्फीयर से यहाँ पे लिया गया है, अगर पिचका दो तो तुम्हें लगेगा कि नहीं मिडिल में, लेकिन एक स्फीयर नुमा है, यहाँ पे लिया गया है ये। फिर से स्फीयर के उस पेरिफेरी का, उस गोला के उस भाग का सेंटर से डिस्टेंस r ही होगा। एक गोला, एक टेनिस का बॉल लो, एक बॉल की मैं बात करूं, ले, है ना,
तो अगर ये सेंटर है, मैं दिखाऊं कि यहाँ पर रहा तुम्हारा सेंटर है ना, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं। इस सेंटर करने का मतलब ये सेंटर नहीं है, इसके अंदर बीचों बीच सेंटर है, तो इस बीचों बीच से यहाँ का डिस्टेंस आर ही होगा। लेकिन अगर तुम फ्रंट से देखोगे तो बीचों बीच ये दिख रहा है, कहेगा नहीं बीचों बीच से डिस्टेंस कम है सर, और यहाँ वाला डिस्टेंस रेडियस है, तो ऐसा तुम्हें प्लेन में दिखेगा। लेकिन 3D में अगर एज्यूम किया जाए तो इसके सेंटर पे क्या है, चार्ज रखा गया, उसके सेंटर, इस सेंटर के ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, ये वाला दूरी, हर एक दूरी आर डिस्टेंस पे होगा। मतलब छोटा 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 एरिया अगर हम लोग कंक्लूड करें, जोड़े, तो हमारा रेडियस वेरी नहीं करेगा। रेडियस हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है, आपको पता है। तो जितना भी कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम लोग बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन से, क्यू बाहर ले लिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर ले लिए, आर स्क्वायर में बाहर ले लिए, और सिर्फ बचा अंदर डीए, और वो भी क्लोज है ना। डीए छोटा 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 एरिया मिलकर कंप्लीट एरिया होगा। अब वो छोटा छोटा एरिया मिलकर कंप्लीट होगा तो तुम्हें पता है कि ये सिलेंडर है, एक स्फीयर, सर्कल का एरिया बताओ पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का एरिया बताओ 4 पाई आर स्क्वायर। तो छोटा छोटा मिलकर कंप्लीट एरिया बनेगा, और कंप्लीट एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। आपको तो पता ही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इनटू कंप्लीट एरिया क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर जाएगा, 4 पाई से 4 पाई जाएगा, बचा क्या ऊपर Q, और नीचे एप्सिलॉन नॉट। कहीं ना क्यू क्यू इनक्लोज है, अंदर कौन सा चार्ज बंद है, तो क्यू। तो ये तुम्हारा RHS आ गया, और जब RHS आ गया तो क्या हो गया, बोल जल्दी, अरे प्रूफ हो गया, क्या हुआ। ये पहला मेथड था प्रूफ का। इस मेथड में क्या है, हमने प्री एज्यूम किया है कि हमारा जो सरफेस है कंप्लीट स्फेरिकल है। सरफेस कैसा है, कंप्लीट स्फेरिकल है, हमने प्री एज्यूम किया है। हमने ये भी एज्यूम किया है कि हमने चार्ज रखा है, उस सेंटर पे रखा है। तो ऐसा नहीं कि इस प्रूफ को करोगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, गलत नहीं होगा, लेकिन ये प्री एज्यूम है। अगर कोई स्टैंडर्ड स्टूडेंट दिखे या फिर कोई ढंग का लोग देखे तो तुमसे पूछ सकता है कि ऐसा ऐसा क्यों किया तुम, ढंग का ऐसा करके नहीं। आर्बिट्री सरफेस, जब गॉस लॉ किसी भी इनक्लोज सरफेस के लिए लागू होता है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए लागू होता है, तो तुम ये स्फीयर क्यों लिए हो, स्फीयर ना लेके किसी आर्बिट्री पिच का हुआ स्फीयर लो, तब बताओ। कोई भी कुछ भी, हम कोई भी परफेक्ट शेप नहीं ले रहे हैं, न क्यूब न क्यूबॉइड, कुछ भी। मैंने कहा ठीक है, उसको भी हम लोग करके देखते हैं। ओके, तो वीडियो पॉज करके फटाफट उतार डाल। तुमने कहा कि सर मेथड 2 बताइए। मैंने कहा मेथड 2 जानने के लिए पहले, सबसे पहले आप सॉलिड एंगल वाला या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जो गॉसेस लॉ है उसको जाके पढ़ो कि एरिया वेक्टर होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। तुम्हें नहीं पता है तो मैं कुछ बता दूं पहले आपको कि हमारा सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारा सॉलिड एंगल ओमेगा होता है उसको हम लोग लिखते हैं एरिया अपॉन आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए इक्वल टू DA, है ना। मतलब D बाद में जोड़ेंगे, ऐसे हो गया, ठीक। अब D मतलब होता है छोटा छोटा, सब अगर छोटा छोटा है तो रेडियस का भी तो होगा नहीं, रेडियस तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो छोटा छोटा बात करेंगे, छोटा एंगल छोटा एरिया, तो कुल मिलाकर हम लोग लिखेंगे DA इज इक्वल टू आर स्क्वायर D ओमेगा। इस बात का ख्याल रखना, इस चीज का यूज हम लोग करेंगे जब हम गॉस लॉ प्रूफ करेंगे तब। मैंने कहा कि अब मेथड सेकेंड है, इस मेथड में आपको कोई भी आर्बिट्ररी शेप लेना है जो परफेक्ट स्फेरिकल नहीं है, और कहीं भी रख दो। हम सेंटर में नहीं रख रहे हैं, यहाँ पे रख रहे हैं। क्या सेंटर दिख रहा है, और क्या स्फेयर है, नहीं, एक स्फेयर भी नहीं है, और ये 3D फिगर है। मैं बता दूं कि अगर ये बॉल प्लास्टिक का नहीं होता, अगर बॉल किसी और चीज का होता जो स्पंजी हो, इलास्टिक हो, तो उसको दबा दो तो शेप परफेक्टली स्फेरिकल बनेगा नहीं, न क्यूब न क्यूबॉइड, कोई भी कांस्टेंट शेप, सिमेट्रिक शेप नहीं ले रहे, एसिमेट्रिक शेप ले रहे हैं ताकि किसी भी शेप के लिए वैलिड हो। ओके, सो हम लोग फिर से वही राम कहानी करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे गॉस लॉ का। गॉस लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है E डॉट DA, मतलब नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी भी अंदर चार्ज क्या है, Q। हमने कहा ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रूफ देखेंगे कैसे।
मैंने कहा कि ठीक है, यहां से मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक छोटा सा एरिया डीए लिया जाता है। स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक छोटा सा एरिया क्या लिया जाता है? डीए। ओके, और एक छोटा सा एरिया जो डीए लिया जाता है यहां से आर डिस्टेंस पे है, ये डीए यहां पे सॉलिड एंगल डी ओमेगा बना रहा है। डीए है, एरिया है, तो सॉलिड एंगल बनाएगा। अगर वहीं आर्क लेंथ रहता तो प्लेन एंगल बनाता। तो छोटा सा एरिया डीए, छोटा सा सॉलिड एंगल डी ओमेगा बना रहा है इस चार्ज क्यू के पास। ठीक, अब हम लोग देखेंगे एलएचएस, फ्रॉम एलएचएस। अगर एलएचएस की बात करें, गॉस लॉ के एलएचएस की बात करें तो क्या करेंगे बताओ? ई डॉट डीए, तो ई डॉट डीए ऐसे लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे ई डीए कॉस 0 डिग्री। फिर इसमें हम कहानी लिखेंगे ई डीए कॉस 0 का वैल्यू 1 हो गया। अब आते हैं, एक चार्ज क्यू है, डिस्टेंस कितना आर, आर डिस्टेंस पे ऑब्वियस बात है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? के क्यू बाई आर स्क्वायर, और एरिया डीए हो गया। अब समस्या ये था कि अगर हम लोग डीए छोटा सा एरिया को बढ़ाते 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 कंप्लीट करने के लिए बढ़ाए, तो यहां पर आएंगे तो पहले वाले जो मेथड में हमारा आर वैरी नहीं कर रहा था, आर कांस्टेंट है। यहां पर आएंगे और यहां पर आएंगे, तीनों जगह देखो तो आर कांस्टेंट है, आर सेम है या अलग अलग है? तो आपने देखा कि तीनों जगह आर अलग अलग है। तो सर पिछले वाले जो हमने प्रूफ में आर को भी बाहर निकाल रखा था, अब की बार आर को बाहर नहीं निकालना है, तो बड़ी समस्या हो गया कि एरिया भी बदल रहा है, रेडियस भी बदल रहा है, दोनों को एक साथ कैसे किया जाए? तो फिर से सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज होगा, जहां पे आपको बताया जाता है कि छोटा सा एरिया डीए को हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर ओमेगा। क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर ओमेगा। नेक्स्ट में हम लिखेंगे बाय यूजिंग सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट। सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जिसको हम लोग लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर हो सकता है, क्यू बाहर हो सकता है, 1/r स्क्वायर नहीं बाहर हो सकता है क्योंकि कांस्टेंट नहीं है, और डी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? आर स्क्वायर डी ओमेगा। आर स्क्वायर गए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? डी ओमेगा। डी ओमेगा कहने का मतलब सॉलिड एंगल। अब तुम्हें पता है कि एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सर्कल के सेंटर पे एंगल बनता है 2 पाई का, और स्फीयर के सेंटर पे एंगल बनता है 4 पाई। आपको याद होना चाहिए, 2 पाई मतलब 360, 4 पाई मतलब 720। तो हम लोग रेडियन नहीं रखेंगे, सारा चीज ऐसा ही यूनिट में। तो हमने कहा कि एक स्फीयर, कोई भी स्फीयर, अच्छा स्फीयर अगर ना हो तो तुमने कहा कि सर क्यूब। तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, किसी भी पॉइंट के चारों तरफ, इन दोनों को कहने का तरीका क्या होता है? किसी भी पॉइंट के चारों तरफ प्लेन में 2 पाई का एंगल बनता है, और किसी भी पॉइंट के चारों तरफ 3D में, मतलब XYZ तीनों में चारों तरफ से प्लेन में 2 पाई, और किसी भी पॉइंट के चारों तरफ 3D में, 3 डायमेंशन में हमारा जो एंगल बनता है वो 4 पाई का होता है। 4 पाई मतलब 720, 720 नहीं लिखना, हमें लिखना है 4 पाई। समझ में आए? तो कुल मिला के अगर हम लोग कंप्लीट करें, कुछ भी हो जाए, ये रेडियस बढ़े घटे, अब रेडियस तो का मामला तो नहीं बढ़ गया, सिर्फ और सिर्फ एंगल की बात है, और छोटा 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 मिलके एंगल क्या हो जाएगा? अगर हम लोग 3D, सरफेस कैसा है? क्लोज है, तो फिगर कैसा होगा? 3D सरफेस, 3D फिगर है, तो 3D में अगर किसी भी पॉइंट के चारों तरफ हम लोग घूम रहे हैं तो एंगल कितने का आएगा? 4 पाई का। अगर यही प्लेन रहता तो कितने का एंगल आता? 2 पाई का। तो एंगल आएगा 4 पाई का, तो हमने लिया एंगल 4 पाई, तो पूरा कंप्लीट एंगल होगा 4 पाई, तो हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। फिर से देख, 4 पाई से 4 पाई गए, बचा क्या? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा आरएचएस है, किसका? गॉस लॉ का। क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज जो अंदर चार्ज बंद है, अंदर क्या चार्ज बंद है? क्यू। तो कुल मिला के हमने आज की वीडियो में गॉस लॉ को प्रूफ किया है दोनों तरीका से, एक सिंपल मेथड से, दूसरा एकदम यूनिवर्सल मेथड, कहीं भी गलत नहीं हो सकता। हाँ, थोड़ा सा यूनिवर्सल मेथड को समझने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा, सॉलिड एंगल और एरिया वेक्टर का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा,
ठीक। सो आज के लिए इतना ही। हैव फन। और हाँ, एक चीज, अगर आप वीडियो देख रहे हो अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए, है ना। सो कुल मिला के आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब तो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।